कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजिस्ट अन्ना फेदोरोवा बहुत मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि उनकी रिसर्च सहयोगी की मौत एक नाकाम वैक्सीन टेस्ट में हो जाती है। अन्ना को गहरा अफसोस होता है, क्योंकि उन्होंने बिना ठीक तरह से जानवरों पर टेस्ट किए ही इंसानों पर ट्रायल की इजाजत दे दी थी। वह पूरा प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला कर लेती हैं। कर्नल यूरी मोराजोव उन्हें रोक लेते हैं। वह कहते हैं कि प्रोजेक्ट रोकने से उनकी साथी वापस नहीं आएगी और अफ्रीका में मौजूद सिपाही इसी वैक्सीन पर भरोसा कर रहे हैं। अगर वह अभी पीछे हट जाएंगी तो उनकी दोस्त की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। कुछ महीनों बाद अन्ना अपने परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर ईव मनाती हैं। सब उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में वैक्सीन तैयार की है। तभी मोराजोव का फोन आता है। वह बताते हैं कि कोला सुपर डीप बोरहोल में एक संगीन मसला पैदा हो गया है। अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और कई लोग गुम हो चुके हैं। फैसिलिटी बंद कर दी गई है और 24 घंटे के अंदर उसे पूरी तरह सील किया जाएगा। वह बताते हैं कि वहां के हेड ऑफ रिसर्च पर एक अनजानी बीमारी की जानकारी छुपाने का इल्जाम है। इसीलिए मोराजोव को अन्ना की जरूरत है। वह उन्हें पूरा क्रेडिट देने का वादा करते हैं और मिलिट्री बायोलॉजिकल डिफेंस इंस्टीट्यूट की हेड की पोस्ट भी ऑफर करते हैं। जिम्मेदारी और अपनी गलती सुधारने की चाह की वजह से अन्ना वहां जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह अन्ना, मोराजोव और मेजर सर्गेई मैककेफे की टीम के साथ साइट पर पहुंचती हैं। जैसे ही वे लैंड करते हैं, वहां अफरा तफरी मच जाती है। एक साइंटिस्ट जो होश खो चुका था, स्टेशन से बाहर निकल आता है। उसके हाथ में ग्रेनेड होता है, जिसे वह हेलीकॉप्टर के पास फोड़ देता है। तेज आवाज सबके कानों में गूंजती है, लेकिन सभी बच जाते हैं। अन्ना उस साइंटिस्ट की लाश से सैंपल लेने की कोशिश करती है, लेकिन टिश्यू डिब्बे में रखते ही बिखर जाता है। सिर्फ हल्की लाल चमक पीछे रह जाती है। एक गार्ड बताता है कि वह आदमी सतह पर पहुंचते ही पागल हो गया था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि 3 सिपाही भी उसे पकड़ नहीं पाए। अन्ना बाकी निकाले गए लोगों से भी सैंपल इकट्ठा करती हैं, जिसके बाद सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। एक माइनर उसे चेतावनी देता है कि नीचे मौजूद हर इंसान मर चुका है और यह बीमारी सिर्फ एक झूठ है। वह कहता है कि अन्ना अभी भी बच सकती है, इसलिए उसे घर लौट जाना चाहिए। दूसरा माइनर, जिसका चेहरा जला हुआ और हालत बेहद खराब थी, कहता है कि उसने ऐसी चीज देखी है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अन्ना को शक होने लगता है कि मामला सिर्फ इन्फेक्शन का नहीं है, कुछ और भी है। मोराजोव और सिपाहियों के साथ अन्ना स्टेशन के अंदर जाती है। उनके साथ पोडोरकनव दिमित्री ग्रेगोरियोव भी होते हैं, जो इस जगह के हेड साइंटिस्ट हैं। जब अन्ना इन्फेक्शन के बारे में पूछती है, तो ग्रेगोरियोव कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि टीम के अपने छिपे हुए इरादे हैं। वह सिर्फ इतना वादा करता है कि वह इतना सहयोग करेगा कि सैंपल मिल जाए और सबकी सुरक्षित निकासी हो सके। जब अन्ना पूछती है कि उसने सर्वाइवर्स को बंद क्यों कर दिया था, तो ग्रेगोरियोव जवाब देने से बचता है। एलिवेटर पर पहुंचकर ग्रेगोरियोव चेतावनी देता है कि गलत कोड 3 बार डालने पर एलिवेटर ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगा। वह बमुश्किल तीसरी कोशिश में उसे अनलॉक कर पाता है और टीम दुनिया के सबसे गहरे मानव निर्मित गड्ढे में उतरना शुरू करती है। आधे रास्ते में एलिवेटर खराब हो जाता है और ग्रेगोरियोव केबिन को डीप्रेशराइज कर देता है। वह खुद ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है, जबकि बाकी सब बेहोश हो जाते हैं। जब वे होश में आते हैं, ग्रेगोरियोव गायब होता है और एलिवेटर की चाबी भी साथ ले जाता है। टीम अब रेजिडेंशियल सेक्टर में होती है, जहां आमतौर पर स्टाफ रहता था, लेकिन असली रिसर्च लेवल इससे भी ज्यादा नीचे है। चाबी के बिना सेकेंडरी एलिवेटर स्टार्ट नहीं हो सकता। उन्हें सिर्फ 2 सर्वाइवर मिलते हैं, इंजीनियर निकोलाई और कीरा वितालवना, जिन्हें इवैक्यूएशन के दौरान पीछे छोड़ दिया गया था। अन्ना उनका टेस्ट करती है। दोनों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लक्षण नहीं होते। यह साफ हो जाता है कि ग्रेगोरियोव ने जानबूझकर उन्हें इस साफ इलाके में छोड़ा था, ताकि टीम असली संक्रमण के सोर्स को कहीं और ढूंढे। अचानक ग्रेगोरियोव अन्ना से संपर्क करता है। वह कहता है कि वह सबको लेकर तुरंत निकल जाए, वरना देर हो जाएगी। जब अन्ना सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देती है, वह सेकेंडरी एलिवेटर से भाग निकलता है, पीछे सिर्फ खून का धब्बा छोड़कर। नीचे के स्तरों तक पहुंचने के लिए इगोर की टीम एक बंद शाफ्ट से नीचे उतरने की तैयारी करती है। वे तेज गर्मी झेलने के लिए सुरक्षा सूट पहनते हैं। जैसे ही वे तैयार होते हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वहां ओल्गा क्रिलोवा दिखाई देती है, जो लैब असिस्टेंट है और बहुत बीमार लग रही है। सैनिक उसे बचा लेते हैं और नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं। लैब में पहुंचकर अन्ना ओल्गा से सवाल करती है। ओल्गा को कुछ भी याद नहीं होता और वह कहती है कि उसे ठंड लग रही है, जबकि उसका बुखार बहुत ज्यादा होता है।
अन्ना जब उसका गाउन हटाती है तो उसे ओल्गा की पीठ पर भद्दे फफूंदी जैसे उभार दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि ओल्गा को दर्द महसूस नहीं होता, यहाँ तक कि तब भी जब अन्ना संक्रमित हिस्से पर चीरा लगाती है। माइक्रोस्कोप में अन्ना को एक परजीवी फंगस दिखाई देता है। यह एक बेहद खतरनाक और अज्ञात फफूंदी होती है। मोराज डर जाता है और मिशन को तुरंत खत्म करने का आदेश देता है। निकोलाई लिफ्ट सिस्टम की मरम्मत शुरू करता है। उसे ठीक करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। सर्गेई अपने आदमियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर उसे सिर्फ चीखें और गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर ग्रेगोरव की आवाज पूरे सिस्टम में गूंजती है। वह मानता है कि वह चाहता था कि टीम शाफ्ट से भाग जाए, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसने बम फोड़ दिया। विस्फोट से बेस हिलने लगता है और सभी लोग अंदर फंस जाते हैं। अन्ना को अपने पुराने गलत फैसलों की ग्लानि फिर महसूस होती है। धमाके के बाद ओल्गा का शरीर अचानक बदलता है। वह शीशा तोड़ देती है और कीरा पर हमला कर देती है। निकोलाई पता लगाता है कि धमाके से प्रेशर सिस्टम टूट चुका है। पूरी सुविधा 1 घंटे के अंदर ढह जाएगी। मोराज बाहर निकलने की जिद करता है, लेकिन अन्ना सर्गेई की मदद के लिए दौड़ती है। लैब में पहुंचकर वह देखती है कि सब कुछ फफूंदी से ढका हुआ है। ओल्गा का आधा पिघला शरीर अभी भी जिंदा होता है और हवा में स्पोर्स छोड़ रहा होता है। अन्ना मुश्किल से संक्रमण से बचती है और एक मास्क पहन लेती है। तभी उसे कीरा मिलती है जो पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी हड्डियां बाहर निकल जाती हैं और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अन्ना फायर एक्सटिंग्विशर से हवा साफ करती है, लैब को सील करती है और निकोलाई से कहती है कि उसे एक्सटिंग्विशर की स्प्रे से साफ करे। जब वह सर्गेई को ढूंढती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। वह पहले से संक्रमित होता है और उसकी नजर चली जाती है। पोता समझाता है कि यह फफूंदी उसी तरह काम करती है जैसे एक फंगस चींटियों को नियंत्रित करता है। यह अपने होस्ट को मजबूर करता है कि वह घोंसले में वापस जाए ताकि स्पोर्स फैल सकें। अन्ना यह खोज मोराजो को निजी तौर पर बताती है। वह कहती है कि यह फफूंदी बेहद ठंड में मर जाती है और इंसानी शरीर का इस्तेमाल करके ऊपरी परमाफ्रॉस्ट में जीवित रहती है। अन्ना रुककर और बचे हुए लोगों को ढूंढना चाहती है, लेकिन मोराजो मना कर देता है। सुविधा 5 घंटे में नष्ट कर दी जाएगी और कोई बचाव दल नहीं आएगा। अचानक इगोर का संदेश आता है। वह चेतावनी देता है कि दरवाजा किसी भी हालत में मत खोलना, लेकिन पोता तर्क देता है कि यही उनका एकमात्र मौका है। टीम जांच करने का फैसला करती है। वे 3 सैनिकों को शाफ्ट में भेजते हैं। 2 सैनिक वापस आते हैं और एक अनदेखे राक्षस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तीसरा सैनिक भी लौटता है, लेकिन उसका एक हाथ नहीं होता। वह दरवाजा बंद होने से पहले ही खुद को खत्म कर देता है। इसके बाद एक विशाल ताकत दरवाजे पर प्रहार करने लगती है। टीम पीछे की ओर भागती है। उसी समय मरम्मत की गई लिफ्ट आ जाती है। निकोलाई उसे नीचे गिराने की तैयारी करता है। उम्मीद करता है कि इमरजेंसी ब्रेक काम करेंगे। सर्गेई, जो अब संक्रमण से चमक रहा होता है, पीछे रुककर उस प्राणी से लड़ने का फैसला करता है। वह और उसके आदमी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। अन्ना, मोराजो, पोता और निकोलाई लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। ब्रेक फेल हो जाते हैं और अन्ना अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें मैन्युअली सक्रिय करती है। लिफ्ट सुरक्षित रूप से बर्फ से ढके एक जमे हुए स्तर पर उतरती है। वहां उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग बताती है कि यह फफूंदी हिमयुग के दौरान बर्फ के नीचे फंस गई थी और ठंड में कमजोर पड़ती है, लेकिन अब यह इंसानी शरीरों को जोड़कर गर्मी पैदा करना सीख रही है ताकि जीवित रह सके। मोराजो एक सुरक्षा सूट पहनता है और 200 डिग्री ताप वाले कमरे में जाता है ताकि ग्रेगोरव से लिफ्ट की चाबी ला सके। जब वह वापस नहीं आता तो अन्ना बिना सुरक्षा के उसके पीछे जाती है। उसकी त्वचा जलने लगती है, लेकिन उसे मोराजो की लाश मिलती है। उसके सूट के साथ छेड़छाड़ की गई होती है। अन्ना चाबी लेकर किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन पोता उस पर धोखा करता है। वह निकोलाई को गोली मार देता है और चाबी छीन लेता है। वह यह खोज अपने नाम करने और शोहरत पाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता है। रिसोर्ट स्तर पर वापस पहुंचकर पोता ऊपर जाने की तैयारी करता है, लेकिन शाफ्ट वाला राक्षस उस पर हमला कर देता है। एक भयानक रूप से जुड़ा हुआ संक्रमित स्टाफ का ढांचा सामने आता है। उनके शरीर आपस में फ्यूज्ड होते हैं। वे जिंदा होते हैं और लगातार चीख रहे होते हैं। ये राक्षस पोता को एक पल में मार देता है। अन्ना भागकर मेस हॉल की तरफ जाती है। फिर वह फ्रीजर में छिप जाती है। उसे समझ आता है कि ठंड उसे बचा सकती है। वह अपने ऊपर बर्फीला पानी डालकर अपने शरीर का तापमान बहुत कम कर लेती है। इससे उसकी बॉडी फफूंदी के लिए बेकार हो जाती है। फिर वह राक्षस के नीचे से रेंगते हुए गुजरती है। वह पोता के टूटे हुए शरीर से लिफ्ट की चाबी निकाल लेती है और निकोलाई के साथ भाग निकलती है। राक्षस दीवारें तोड़ते हुए उनका पीछा करता है।
वे मुश्किल से लिफ्ट का दरवाजा समय पर बंद कर पाते हैं, लेकिन अंदर एक और डर उनका इंतजार कर रहा होता है। सर्गेई आधा पिघला हुआ फर्श में ढसा होता है और मौत की भीख मांगता है। अन्ना लिफ्ट रोक देती है। उसे डर होता है कि यदि वे सतह पर पहुंचे तो संक्रमण फैल सकता है। निकोलाई, जो किसी भी कीमत पर बचना चाहता है, लिफ्ट दोबारा चालू कर देता है। अन्ना और निकोलाई के बीच जोरदार लड़ाई होती है। जब निकोलाई अन्ना को मारने ही वाला होता है, सर्गेई अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और अपनी बाहर निकली हड्डी से निकोलाई को मार देता है। अन्ना उसके इस बलिदान के लिए आभारी होती है। वह सर्गेई को चूमती है और बताती है कि वह युगोस्लाविया से है। फिर वह लिफ्ट के कंट्रोल पैनल की ओर बढ़ती है। उसे पता है कि गलत कोड 3 बार डालने से लिफ्ट क्रैश हो जाएगी। वह जानबूझकर गलत कोड डालना शुरू करती है। पहले 2 कोड गलत जाने के बाद लिफ्ट नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तीसरा कोड डालने से पहले ही लिफ्ट सतह पर पहुंच जाती है। सैनिक उसे बाहर खींचने लगते हैं। अन्ना खुद को रोकती है और तीसरा गलत कोड पूरा कर देती है। लिफ्ट गहराई में गिर जाती है और पूरा संक्रमण नष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद अन्ना बचाव दल के साथ वैन में बैठकर दूर जा रही होती है। वहां सैनिक और नए वैज्ञानिक साइट में प्रवेश की तैयारी कर रहे होते हैं। अन्ना चुपके से एक ग्रेनेड उठा लेती है। वह वैन से उतरती है, सुविधा की ओर देखती है और ग्रेनेड का धमाका कर देती है। इससे कोला के नीचे दबी वह डरावनी सच्चाई हमेशा के लिए मिट जाती है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले रिकैप में फिर मिलेंगे।